दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान का अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, बहुत सारे नकारात्मक अधिकारों के अलावा भारतीय संविधान बहुत सारे सकारात्मक अधिकार भी देश के नागरिकों को प्रदान करता है, ताकि संविधान के प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में दिए गए स्वतंत्र के महान आदर्शों को आगे बढ़ाया जा सके। इन्हीं में से संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को मूल स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा दी गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति रखने और क्रय विक्रय के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब वह सिर्फ एक साधारण लीगल राइट है, वैधिक अधिकार है। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार की समाप्ति के बाद अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता देश के नागरिकों को उपलब्ध है। संविधान का अनुच्छेद 19 क्लास 1 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अधिकार होगा, पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार यानी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता जिसमें सहकारिता संघ भी शामिल है यानी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दोस्तों, चौथा, पूरे भारत क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता या आज़ादी, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पांचवा, भारत क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी या स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। छठा, सभी को कोई भी पेशा जीविका अपनाने, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। दोस्तों, कोई भी राज्य अपने नागरिकों को असीमित यानी अब्सोल्यूट वैयक्तिक अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए हमारे संविधान द्वारा जिन मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है वे सभी अधिकार कुछ तार्किक प्रतिबंधों के अधीन हैं। जिस संविधान ने देश के नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान किया है, वही संविधान राज्य को यह शक्ति देता है कि वह समाज के व्यापक हित में कानून के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर तर्क संगत प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रकार से संविधान वैयक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उपयुक्त संतुलन कायम करने का प्रयास करता है। चूँकि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, इसलिए संविधान के महान निर्माताओं ने नागरिकों को असीमित अधिकार देने के बजाय यह सुनिश्चित किया कि जहां सामुदायिक हितों और वैयक्तिक हितों के बीच टकराव होगा, उस स्थिति में सामुदायिक हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने तर्कसंगत प्रतिबंधों और इसकी सीमाओं का निर्धारण न्यायालय पर छोड़ा, वहीं भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंधों को अनुच्छेद 19 के क्लास 2 से लेकर के क्लास 6 तक स्पष्ट रूप से उल्लिखित यानी मेंशन किया। दोस्तों, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस संदर्भ में राज्य की परिभाषा में सिर्फ संघ और प्रांतों की विधायिकाएं ही नहीं आती, बल्कि सभी स्थानीय और कानूनी संस्थाएं जैसे नगर निगम, लोकल बोर्ड्स इत्यादि भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, और ये संस्थाएं भी सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, बशर्ते ये प्रतिबंध तर्कसंगत हों और अनुच्छेद 19 के क्लास 2 से 6 में दिए गए आधार से मेल खाती हों। दोस्तों, भारतीय संविधान बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु मानहानि, अदालत की अवमानना, शालीनता और नैतिकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, अपराध के लिए उकसावा, सामाजिक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा जैसे मामलों पर राज्य तार्किक प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है।
शालीनता और नैतिकता का संबंध सिर्फ यौन नैतिकता से नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में व्यवहार और औचित्य के उच्च मानदंडों से है। जैसे किसी प्रत्याशी द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगना शालीनता और नैतिकता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी इस बात की अनुमति नहीं देता कि कोई गैर कानूनी और अनैतिक कार्य में लिप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि एक चुनी हुई सरकार को गैर कानूनी और बलपूर्वक उखाड़ फेंकने के लिए भीड़ को भड़काया जाए। दोस्तों, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता का अर्थ यह हुआ कि सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए और बिना किसी शस्त्र के, और राज्य को यह अधिकार है कि वह समाज के व्यापक हित में तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। किसी भी सभा का दुरुपयोग अव्यवस्था फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने, भारत की अखंडता और संप्रभुता के प्रति दुर्भावना फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सभी नागरिकों को संघ यानी एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार है, परंतु यह अधिकार भारत के सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, संप्रभुता और अखंडता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। यह मौलिक अधिकार किसी को आपराधिक षड्यंत्र करने, ऐसा संघ बनाने जो शांति व्यवस्था के लिए खतरा हो, गैर कानूनी हड़ताल करने, सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने, भारत की अखंडता और संप्रभुता को हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। दोस्तों, अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है कि वे भारत क्षेत्र के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं, यानी फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देश के सभी नागरिकों को भारत क्षेत्र में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पर ये अधिकार भी आम जनता के व्यापक हितों या किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने, जीविका, व्यापार या उद्यम अपनाने या करने का मौलिक अधिकार देता है, यानी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। परंतु यह अधिकार आम जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। इसके अलावा राज्य विधि के माध्यम से किसी भी पेशे या तकनीकी व्यवसाय करने के लिए विशेष योग्यता का निर्धारण कर सकता है। इसे वकालत के लिए लॉ की डिग्री होना जरूरी है। राज्य स्वयं के लिए कुछ व्यापार और कारोबार को सुरक्षित कर सकता है जिसको करने की किसी और को अनुमति नहीं होगी, जैसे रक्षा सामग्री, युद्ध के सामान। दोस्तों, भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेष बात यह है कि मौलिक अधिकारों की घोषणा में ही संविधान ने इनकी सीमाओं का निर्धारण भी कर दिया है। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स में वैयक्तिक स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया गया है, परंतु इन अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए और समाज के व्यापक हित में कोर्ट को पुलिस पावर ऑफ द स्टेट के सिद्धांत को निकालना पड़ा, ताकि वैयक्तिक स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया जा सके। दोस्तों, A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वैयक्तिक स्वतंत्रता पर सामाजिक सुरक्षा के बीच उचित संतुलन कायम करने की बात पर जोर दिया। उल्लेखनीय बात यह है कि रीजनेबलनेस और तार्किक या तर्कसंगत ही वह शब्द है जिसकी व्याख्या की आवश्यकता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री कर दी, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाजा खोल दिया। यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि किसी कानून या किसी शासनादेश के कारण उसके मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उस अवस्था में कोर्ट का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि क्या विधि द्वारा लागू प्रतिबंध तर्कसंगत है, और यदि परीक्षण के बाद यह प्रतिबंध तर्कसंगत नहीं पाया जाता है तो उस विधि या शासनादेश को असंवैधानिक घोषित करे और निरस्त करे। दोस्तों, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी
तर्कसंगत प्रतिबंध वास्तव में अनुच्छेद 19 के क्लास 1 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों और इसी अनुच्छेद के क्लास 2 से 6 के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल के रूप में उपलब्ध अपवादों के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास करता है। इस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रतिबंध तभी तक तर्कसंगत है जब तक वैयक्तिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों के बीच समुचित संतुलन हो। उदाहरण के तौर पर समाज कल्याण योजना के अंतर्गत भूमिहीन लोगों को भूमि देने के साथ यह शर्त जोड़ना कि एक निश्चित अवधि के पहले वे उस भूमि को बेच नहीं सकते, यह एक तार्किक प्रतिबंध है। तार्किकता या तर्कसंगतता के परीक्षण के लिए किसी आम मानदंड का निर्धारण कठिन है। यह निर्भर करेगा प्रत्येक विवादित कानून पर, उस मौलिक अधिकार की प्रकृति जिसके हनन पर विवाद है, प्रतिबंध का मूल उद्देश्य, वह समस्या जिसके समाधान का प्रयास किया गया है, और उसकी तात्कालिकता यानी अर्जेंसी। प्रतिबंध लागू करने में अनुपातहीनता यानी किस हद तक कानून लागू किया जाना चाहिए और उस समय की परिस्थितियां, इन सभी पक्षों को न्यायालय संज्ञान में लेगा किसी भी निर्णय तक पहुंचने में। दोस्तों, जिन कारणों के आधार पर सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त या गारंटीड किसी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, तो उन कारणों पर सरकार और इसके अधिकारियों की आत्मसंतुष्टि यानी सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन बहुत ही असाधारण परिस्थितियों यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। किसी भी मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाने से पहले सभी तात्कालिक परिस्थितियों पर गंभीर विचार होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रतिबंध का वास्तविक सार क्या है और इसके लागू करने के तौर तरीके क्या हैं और व्यवहार में लाने का साधन क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कानूनी प्रावधान की तार्किकता यानी रीजनेबलनेस का परीक्षण करते समय कहीं यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का प्रतिबंध न तो मनमाना पूर्ण हो, न ही आवश्यकता से अधिक हो, आम जनता के हितों से परे न हो। प्रतिबंधों के परीक्षण के लिए कोई सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते जो हर प्रकार की परिस्थितियों में लागू हों। यह बदलती परिस्थितियों, मानवीय मूल्यों, संविधान के सामाजिक दर्शन एवं तात्कालिक स्थितियां या परिस्थितियां इत्यादि पर निर्भर करेगा। प्रतिबंधों और अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत प्रदत्त सामाजिक नियंत्रण के बीच एक उपयुक्त संतुलन होना चाहिए। जिन सामाजिक मूल्यों और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लागू किए गए प्रतिबंध और कानून के उद्देश्य के बीच में एक सीधा, नज़दीकी और तार्किक संबंध होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि किसी भी प्रतिबंध की तार्किकता यानी रीजनेबलनेस का परीक्षण मौलिकता और प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण दोनों से होना चाहिए। मौलिकता के दृष्टिकोण से लागू किए गए प्रतिबंध और संबंधित कानून के सामूहिक उद्देश्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए और प्रतिबंध उस उद्देश्य से आगे नहीं होना चाहिए, मतलब उतना ही होना चाहिए जितने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, प्रतिबंध उस समस्या से बड़ा नहीं होना चाहिए जिसके समाधान के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा प्रतिबंध जो मनमानेपूर्ण तरीकों से मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, उसे तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, एक बीड़ी उत्पादक क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मजदूरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने कुछ विशेष गांवों के लोगों को बुआई के दिनों में बीड़ी उत्पादन के कार्य में न आने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को संविधान की धारा 19(1) जी के
व्यवसाय करने के अधिकार के उल्लंघन का दोषी पाया और सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को अतार्किक और आवश्यकता से अधिक बताया। परिणाम स्वरूप उसे असंवैधानिक करार दे दिया। दोस्तों, जहां तक प्रक्रियात्मक पक्ष का संबंध है, वह यह देखता है कि प्रतिबंध को लागू करने का तरीका क्या है। प्रतिबंध सिर्फ सीमा के अंदर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे लागू करने के तौर तरीके भी उचित और न्याय संगत होने चाहिए। न्यायालय को तमाम परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, जैसे प्रतिबंध को लागू करने का तरीका और इसे असल व्यवहार में लाने का ढंग। तभी सुनिश्चित हो पाएगा कि प्रतिबंध प्रक्रियात्मक रूप से तर्कसंगत है कि नहीं है। प्रतिबंध अतर्कसंगत होगा यदि इसे लागू करने का तरीका प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। यदि कोई प्रतिबंध संघ बनाने के अधिकार या व्यवसाय करने के अधिकार में कटौती करता है और उस नागरिक को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं देता है, तो वह प्रतिबंध अतार्किक यानी अनरीजनेबल होगा। जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हो, तब तक मौलिक अधिकारों के प्रयोग को व्यक्तिपरक संतुष्टि यानी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के अधीन करना वास्तव में अतर्कसंगत यानी अनरीजनेबल होगा। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, पर उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।